पहाड़ी से गिरकर सोनू की मौत होने के बाद हमेशा हंसती खिलखिलाती रूही बिल्कुल शांत हो गई। अब वो ना किसी से बोलती, ना बात करती। उसके दिल को इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि उसको अपने जिस्म का मानो होश ही ना था। वो हर काम यंत्रवत करती थी, मानो इंसान ना होकर कोई रोबोट हो। उधर साइका कुछ दिन तक तो चुप बैठा रहा और किसी से भी मिलना जुलना उसने उचित न समझा। जब 5-6 दिन बीत गए और रूही की गवाही से ये बात प्रमाणित हो गई कि सोनू की मौत उसके अचानक डिसबैलेंस होकर पहाड़ी से नीचे गिर जाने के कारण ही हुई है और किसी के भी विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने इस केस को रफा दफा कर दिया, तब 7वें दिन साइका रूही से मिलने सुबह सुबह उसके घर गया। रूही ने सोनू के बाद किसी को अपना सच्चा दोस्त और हमदर्द माना था तो वो साइका ही था। इसलिए साइका को देखते ही वो उससे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये देख सभी हैरान रह गए, विशेष रूप से उसके माता पिता, क्योंकि सोनू की मौत के बाद से उसने हंसना बोलना ही नहीं बल्कि रोना तक छोड़ दिया था, जो उसकी जिंदगी के लिए अत्यंत घातक था। रूही के माता पिता ने बहुत ही इज्जत के साथ साइका का अभिवादन किया और उससे बोले, मालिक, आपकी बहुत कृपा जो आप हमारे घर पधारे। सोनू की मौत के बाद से मेरी बेटी बिल्कुल काठ की मूर्ति जैसी बन गई है। हमेशा गुमसुम सी रहती है और हर वक्त बस उसी के बारे में सोचती रहती है। आज पहली बार किसी को देखकर इसकी आंखों में आंसू आए हैं। दरअसल सोनू मेरी बेटी का बहुत अच्छा दोस्त था और उससे काफी लगाव था इसे, इसीलिए उसके जाने का गहरा धक्का लगा है इसके दिल पर और तब से ही ये ना किसी से बोलती है और ना किसी से बात करती है। मुझे लगता है कि आप अगर इसे समझाएं तो शायद आपकी बात मानकर मेरी बच्ची ठीक हो जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए, साइका ने कहा। फिर रूही से बोला, चलो रूही, थोड़ा खुली हवा में घूम आओ और बहुत दिन से तुमने अपने खेत को भी नहीं देखा, इसलिए थोड़ा चलकर अपने खेत को भी देख लो। हाँ हाँ बेटी, साइका तो अपने मुखिया के बेटे हैं, जा और अपने खेत तक टहला। इसके साथ रूही के बापू ने रूही से कहा। रूही साइका के साथ गुमसुम सी जब अपने खेत में पहुंची तो कुछ देर शांत रहने के बाद अचानक साइका से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। साइका ने उसे अपनी बाहों का सहारा देते हुए कहा, रोती क्यों है पगली? ये तो संसार का नियम है कि जो इस दुनिया में आता है एक ना एक दिन उसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। बस अंतर सिर्फ ये है दोस्त कि कोई अपनी पूरी उम्र बिताकर जाता है तो कोई पहले ही चला जाता है। ये सब कुदरत का खेल है। मैं खुद सोनू के गम में इतना पागल हो गया था कि इतने दिन तक घर से बाहर ही ना निकला, पर तेरी चिंता मुझे खाए जा रही थी कि कैसी है तू और किस तरह से इस पहाड़ जैसी मुसीबत को सहती होगी। और फिर सीधा तुझसे मिलने तेरे घर आ गया। साइका ने बड़ी चालाकी से उससे ये बात कही, क्योंकि सोनू की हत्या करने के बाद अब उसका हमदर्द बनकर वो उसका दिल जीतना चाहता था। और रूही भी इस समय साइका को ही अपने सबसे ज्यादा करीब और अजीज मान रही थी। उसे क्या पता था कि जिस साइका को वो इस समय अपना सबसे ज्यादा हितैषी मान रही है, उसी ने उसके सोनू को हमेशा के लिए उससे छीन लिया है। वो एक धूर्त, पाखंडी और महापापी है। इन सारी बातों से अनजान रूही ने सुबकते हुए साइका से कहा, साइका, एक तू ही तो है इस दुनिया में मेरा, जो मेरे दिल के दर्द को समझता है। अब तू ही बोल कि मैं क्या करूं और किसके लिए अब जीऊं। तब साइका ने रूही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरी रूही, तू किसी अच्छे से लड़के से शादी कर ले, फिर धीरे धीरे तेरे दिल के जख्म भरने लगेंगे और एक बार फिर से जीवन की तमाम खुशियां तेरे दामन में होंगी। साइका ने जानबूझकर इस समय उससे अपनी शादी की बात नहीं की, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अब अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ उसी से करेगी, तो अपनी तरफ से वो पहल क्यों करे। पर क्यों? क्या तू भी मेरे को छोड़कर चला जाएगा? रूही ने आह भरते हुए कहा। कैसी बातें कर रही है मेरी रानी? मैंने तो तुझको और तेरे सोनू को वचन दिया था कि तेरे दुख सुख में
मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। फिर तुझको तो मैंने प्यार किया है और तेरी खुशी के लिए ही मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दी और खुद को तुम दोनों के बीच से अलग कर लिया ताकि तुम दोनों सदा खुश रहो और आबाद रहो। साइका ने सद्भावना का तीर फेंकते हुए कहा, अब तो कुछ भी ना बचा। सच कह रही हूँ साइका कि मेरा दिल तो इस वक्त यही कह रहा है कि मैं भी उसी पहाड़ी से नीचे गिरकर अपनी जान दे दूं जिस पहाड़ी से गिरकर मेरे सोनू की मौत हुई। रूही ने रोते हुए ये बात कही। नहीं मेरी जान, अगर तू उस पहाड़ी से गिरकर अपनी जान देगी तो मैं भी तेरे साथ मरूंगा, क्योंकि जैसे तेरा और सोनू का प्यार सच्चा था वैसे ही मेरा प्यार भी तेरे प्रति सच्चा है। साइका ने ये कहते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि का एक नियम है कि इंसान कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन जब सुख की छांव उसे मिलती है तो अपने दुख, दर्द, पीड़ा आदि धीरे धीरे वो भूलने लगता है और अंततः एक दिन उसके जीवन में ऐसा भी आता है, सब अपने सारे दुखों को भुलाकर सुख के सागर में वो पुनः डूब जाता है। रूही भी, जो अब तक दुख दर्द में डूबी हुई थी और थोड़ी देर पहले ही साइका से अपनी जान देने की बात कर रही थी, अब उसे साइका की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था और धीरे धीरे उसका ये स्पर्श सोनू के प्यार पर भारी पड़ने लगा था। प्यार के संदर्भ में एक सत्य ये भी है कि प्यार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका असली एहसास तो तभी होता है जब उसे जिस्मानी सुख भी मिले। और सोनू से उसका प्यार अत्यंत गहरा होने के बाद भी अब तक दोस्ती वाला प्यार ही था, क्योंकि सोनू ने कभी भी रूही के जिस्म को अपनी बाहों में इस तरह नहीं जकड़ा था कि उसे उसकी जवानी के सुख का एहसास हो, जबकि साइका पहले भी कई बार उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चूम चुका था। सोनू की याद में डूबी रूही इस समय साइका के जिस्म से चिपकी हुई एक अलग तरह के आनंद में प्रतिपल डूबती जा रही थी और जवानी के सुख का नशा उस पर अपना असर दिखाने लगा था। साइका को भी ऐसा महसूस हो रहा था कि रूही इस समय उसके आगोश में कुछ अच्छा महसूस कर रही है। अब तक उसने उसकी किसी भी शरारत का विरोध नहीं किया था। तभी रूही ने अकस्मात ही साइका से कहा, मैंने फैसला कर लिया है साइका कि अब मेरे को क्या करना है, लेकिन तू तो मेरा साथ तो देगा ना, मुझे छोड़ेगा तो नहीं ना? ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं भला क्यों तुझे कभी छोड़ूंगा? क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? साइका ने खुश होते हुए कहा, तू बोल के तो देख मेरी रानी, क्योंकि अब तो सोनू भी इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे में तेरे प्रति मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। साइका की इस बात को सुनकर रूही बोली, मरने से पूर्व सोनू की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं तुझसे शादी कर लूं, इसलिए मैं भी अब चाहती हूं कि तू मेरे से शादी कर ले। बोल, मेरे से शादी करेगा ना? हाँ जरूर करूंगा, पर इस बारे में भी जरा सोच कि अगर तू मुझसे शादी करेगी तो कितना दुख होगा सोनू की आत्मा को। रूही के इस फैसले को सुनते ही उसका दिल बल्ले बल्ले करने लगा, लेकिन एक बार फिर उसने अपनी इस खुशी को उस पर जाहिर नहीं होने दिया। तभी रूही ने कहा, नहीं साइका, सोनू की आत्मा को दुख नहीं होगा, बल्कि उसे बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि मरने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा ही यही थी कि मैं तुझसे शादी कर लूं, और अब मैं उसकी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूंगी और तुझे वो सभी सुख दूंगी जिस पर सिर्फ मेरे सोनू का अधिकार था। साइका ने खुश होकर कहा, ठीक है मेरी जान, मैं तुझसे जरूर शादी करूंगा, पक्का प्रॉमिस। ये कहते हुए साइका ने रूही को वही खेत में लिटा दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और बहुत देर तक उन्हें चूमता रहा और उसके अधरों का रसपान करता रहा। सुनिए, हमें तनु को सच बता देना चाहिए। अब वो बड़ी हो गई है, सही वक्त आने पर सब बता देंगे। तनु के लिए उसका परिवार ही सब कुछ है, पर कुछ ऐसा है जिससे वो अनजान है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद तनु अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो बस जानना चाहती थी कि माजरा क्या है, कि तभी उसकी नजर रास्ते में एक जगह इकट्ठा हुई भीड़ पर पड़ी। अरे वहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है?
तनु ने देखा कि वहाँ एक लड़का लड़कियों को पैम्फलेट बांट रहा था जिस पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तनु ने भी उसे लेकर अपने बैग में रख लिया। अरे बस कर यार, फालतू कचरा लेकर बैठ गई है, फेंक दे अब उसे। और क्या करेगी तू उसका? तनु शिल्पा को जवाब देती इससे पहले ही उसकी मम्मी का फोन आ गया। तनु, तू जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा, तेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया है। मैं और मोहित भी वहीं जा रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो, हम अभी पहुंच रहे हैं। तनु के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। सुबह तक तो सब ठीक था, फिर पापा को अटैक कैसे आ गया? सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही तनु शॉक में चली गई क्योंकि वहां खन्ना अंकल मौजूद थे। खन्ना अंकल, आप यहाँ? कौन थे खन्ना अंकल जिन्हें देखकर इतनी हैरान हुई थी तनु? तनु के माता पिता क्या छुपा रहे थे? किस बात से अनजान थी तनु? आखिर तनु ने पैम्फलेट को अपने बैग में क्यों रखा? क्या उसका शक बनेगा एक बुरी हकीकत? सच जानने के लिए टैप प्ले नाउ और सुनते रहिए एक अनोखी प्रेम कहानी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, आई मेल्ट विथ यू। खुशी का माहौल था। साइका और रूही की शादी तय हो चुकी थी। रूही के माता पिता विशेष रूप से बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी की शादी गांव के मुखिया के बेटे साइका से होगी। धन दौलत, इज्जत, शोहरत और रहने को बड़ी हवेली। सच, रूही की तो किस्मत ही बदल गई। सोनू की मौत के बाद उसकी तबीयत को देख इतने परेशान थे वो कि उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बिटिया ठीक भी होगी या नहीं, क्योंकि सोनू की मौत का ऐसा सदमा लगा था उसको कि उसने खाना पीना और किसी से बोलना तक बंद कर दिया था और हमेशा गुमसुम सी रहती थी। पर साइका जिस दिन उसके घर आया उसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी और उसके खामोश लबों पर मुस्कान बिखेर दी। उसने सिर्फ उसे एक नया जीवन ही नहीं दिया बल्कि उसके साथ शादी करने की भी बात की। उन्होंने प्यार से उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटा तुम तो हमारे घर में फरिश्ता बनकर आए हो बेटे। हम खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में देते हैं। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी बेटी रूही का हाथ साइका के हाथ में दे दिया और रूही से कहा, बेटा अब साइका ही तेरी जिंदगी है, इसे अपना भरपूर प्यार देना और इसे कभी कोई तकलीफ ना देना। और बेटी आज से साइका के माता पिता ही तुम्हारे भी माता पिता हैं। उनकी हर बात मानना और दिल से उनकी सेवा करना। और इस तरह रूही के जीवन की डोर साइका से बंध गई। ये बात अलग थी कि रूही के माता पिता इस सच से अनभिज्ञ थे कि रूही को हासिल करने के लिए साइका ने कितना खतरनाक गेम खेला था और सोनू को जान से मार दिया था। रिश्ते की बात फाइनल हो जाने पर रूही ने पहले अपने माता पिता के पैर छुए और जब साइका के पांव छूने को झुकी तो साइका ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके माता पिता से बोला, आज से आप भी हमारे माता पिता हैं और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं आपकी बेटी रूही को बहुत प्यार करूंगा और हमेशा इसे खुश रखूंगा। फिर साइका ने उनके चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साइका के माता पिता को भी रूही को अपनी बहू बनाने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनका छोरा कोई शहरी लड़की से शादी कर लेगा तो वो गांव में रहने को राजी नहीं होगी और तब उनका इकलौता बेटा हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाएगा और उनसे अलग होकर शहर में ही अपनी घर गृहस्थी बसा लेगा और तब अपने बुढ़ापे में वो अकेले रह जाएंगे और उनकी सारी उम्मीदें, सारे सपने टूट जाएंगे। यद्यपि रूही गरीब घर की बेटी थी और ये रिश्ता बराबरी का नहीं था, पर इसका फायदा भी था। एक तो ये कि रूही सुंदर थी और घर का सारा काम काज करने वाली एक सुसभ्य सीधी सादी घरेलू लड़की थी और दूसरा लाभ ये था कि रूही से अपने इकलौते बेटे की शादी करके आने वाले चुनाव में उनकी जीत भी सुनिश्चित थी क्योंकि गांव के लोगों में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना था कि देखो मुखिया होकर भी अपने बेटे की शादी एक गरीब लड़की से की। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि साइका ने खुद ही रूही को पसंद किया था। दोनों तरफ से बात पक्की होने पर
अंततः साइका और रूही की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। रूही ने साइका के गले में वरमाला डाल दिया और दोनों सदा के लिए एक हो गए। साइका योजनाबद्ध तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो चुका था और अब रूही सिर्फ उसकी थी और रूही के जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार था। वो जिस तरह भी चाहे उसके जिस्म से खेल सकता था और उसके होठों का रस पी सकता था। लेकिन उसकी शादी की सुहागरात के सबसे हसीन पलों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उससे वो बेहद डरा हुआ था। तभी बाहर से कमरे की सांकल के खुलने की आवाज आई। साइका की मम्मी 2 कप चाय एक ट्रे में ले आई थी। उन दोनों को बिस्तर में देख बोली, अरे बेटा अभी तक सो रहा है और बहू भी अभी उठी नहीं, चल फटाफट मुंह धो ले और चाय पी ले, नाश्ता भी बनकर तैयार है। फिर प्यार से अपनी बहू के सुंदर मुखड़े को देखने लगी। तब साइका ने धीरे से रूही को चिकोटी काट ली। रूही हड़बड़ाकर उठी और सामने माँ जी को देखते ही उनके पैर छुए और बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, रात देर में नींद आने के कारण सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। कोई बात नहीं बेटी, शादी में थकान तो हो ही जाती है। चल तू भी मुंह धो ले और पहले चाय पी ले। मैं अभी थोड़ी देर में तुम दोनों का नाश्ता यहीं भिजवा देती हूँ। जी माँ जी, रूही ने कहा और फिर साइका को देखते हुए बोली, उफ 8 बज चुके हैं और आपने मुझे जगाया भी नहीं। माँ भी क्या सोच रही होंगी हम दोनों के बारे में। अब जल्दी से उठिए और मुंह धोइए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। और फिर अपने बदन को सहलाते हुए पुनः बोली, उफ कितना दर्द हो रहा है जिस्म में, लगता है रात आपने मेरे बदन का सारा रक्त ही निचोड़ लिया। अच्छा, मैंने तेरे बदन का रक्त निचोड़ा? मैं तो सारी रात जमीन पर पड़ा रहा और तू मजे में बिस्तर पर लेटी रही और अपने यार सोनू के साथ मजे लेती रही। साइका ने चिल्लाकर उससे कहा, ये क्या बक रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया है तू? कोई अपनी पत्नी से ऐसी गंदी बात बोलता है क्या? सोनू तो मर चुका है और उसके बारे में इतनी घिनौनी और गंदी बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उफ, कितने भरोसे से मैं तेरे घर आई, तुझे मैंने अपना तन मन और ये पूरी जिंदगी सौंप दी और तू शादी के दूसरे ही दिन इतनी गंदी बातें करने लगा मुझसे और इतना गंदा इल्जाम लगाने लगा मुझ पर। रूही गुस्से से बोली, सॉरी यार, गलती होगी, माफ कर दे। साइका ने फौरन उससे माफी मांगते हुए कहा, क्योंकि वो डर गया कि कहीं फिर सोनू की आत्मा ना आ जाए उसके भीतर। कोई बात नहीं मेरे राजा, लव यू, ये कहते हुए उसने साइका को एक किस किया और बाथरूम चली गई। साइका सोचने लगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब सोनू की आत्मा ने इसके जिस्म में प्रवेश किया तब ये अपने होश में नहीं थी। मतलब ये कि एक शरीर में एक साथ 2 आत्माएं नहीं रह सकती। इस समय ये मेरी रूही है और रात में इसके जिस्म में सोनू की आत्मा का वास था। इसीलिए इसे कुछ भी नहीं मालूम कि कल रात में मेरे साथ क्या हुआ। मुझे चाटा सोनू ने मारा था इसके हाथ को माध्यम बनाकर, और इसीलिए इसे कुछ नहीं मालूम कि कल रात मुझ पर क्या बीती। चलो ये तो अच्छी बात है, वरना मैं तो इसे मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। लेकिन एक बात है कि अब मुझे रूही को और भी प्यार करना होगा और इसका पूरा ख्याल रखना होगा, क्योंकि सोनू की आत्मा से छुटकारा पाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। काश मुझे पहले मालूम होता कि किसी की जान लेने पर उसकी आत्माएं भी आकर इंसान से बदला ले सकती हैं, तो मैं कभी भी सोनू की जान ना लेता। फिर जल्दी से उठकर उसने मुंह हाथ धोया। रूही तब तक फ्रेश हो चुकी थी। साइका ने एक बार फिर से कान पकड़कर उससे माफी मांगी और चाय का प्याला उसे देते हुए कहा, सॉरी यार, प्लीज माफ कर दे मुझे। अरे नहीं यार, अब इतनी सी बात के लिए बार बार माफी मांगने और कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। फिर गलती मेरे से भी तो हुई, जो जरा सी बात पर मैंने आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। पर मेरी समझ में ये नहीं आया डियर कि हम दोनों ने रात में कितना एंजॉय किया, फिर भी तुमने ये क्यों कहा मेरे से कि तू रात भर जमीन पर पड़ा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नींद में ही अचानक बेड से नीचे गिर गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं तो तुम्हारे ही साथ था, तुम्हारे ही बिस्तर पर पूरी रात। पर कल मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा रूही, और वो सपना ये था कि रात सोनू की आत्मा इस कमरे में आई थी और उसने मेरे को बहुत मारा और जमीन पर पटक दिया। रूही, सोनू तेरे को बहुत प्यार करता था। एक्चुअली वो सच्चा आशिक था तेरा और तेरे बचपन का दोस्त भी था। मैंने सपने में आगे देखा कि मैं तो बेड के नीचे जमीन पर पड़ा हूँ और सोनू तुम्हारे साथ बिस्तर में है, और असली सुहागरात मैं नहीं बल्कि सोनू तुम्हारे साथ मना रहा है। सोचो कितना भयानक सपना था वो, इसीलिए मैं तुम पर इतना गुस्सा हो गया था।
दरअसल मैं ये बिल्कुल भूल गया था कि ये तो सिर्फ सपना था, पर मैंने सपने की बात को सही मान और अनायास ही तुम पर बरस पड़ा। सो सॉरी माई लव, सॉरी जान, माई हार्ट। ओह, तो ये बात थी। डोंट वरी माई डार्लिंग, आई लव यू एंड लव यू। रूही ने बहुत प्यार से साइका से बात कही और उसके सीने से लग गई। कोई 1 घंटे बाद साइका की मम्मी जब नाश्ता लेकर आई, उस समय रूही साइका की बाहों में थी। मम्मी को देखते ही रूही ने अपने को संभाला और जल्दी से उठकर माँ जी का पैर छूना चाहा, पर इस बार मम्मी ने ही उसे ऐसा करने से रोक दिया और बोली, नहीं बहू, तू मेरी बेटी के समान है, इस तरह बार बार मेरे पैर को ना छुआ कर। और सुनो, आज तुम दोनों कोई काम नहीं करोगे, लो नाश्ता कर लो। और बेटा, अगर बहू का दिल ना लगता हो तो इसे थोड़ा घुमा फिरा लाओ। अभी नई नई है, इसलिए शायद मन ना लगे, पर धीरे धीरे ये घर भी उसे अपने घर जैसा ही लगने लगेगा। नहीं मम्मी, रूही बोली, आप लोग कितने अच्छे हैं, और माँ, आप तो बिल्कुल मेरी माँ की ही जैसी हैं। मुझे तो एक पल को भी यहाँ आकर ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे मैं अपने घर से दूर हूँ। आप लोग बहुत 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 ही अच्छे हैं। रूही ने प्लेट में से पहली पकौड़ी माँ को खिलाते हुए कहा। तब माँ ने बहू के सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहा, तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तू मेरी सिर्फ बहू नहीं और सिर्फ बेटी ही नहीं, बल्कि तू मेरा बेटा भी है, क्योंकि ये मेरा नालायक बेटा तो कभी मेरी कोई बात सुनता ही नहीं। कैसी बात कर रही हो माँ, मैंने कौन सी आपकी बात नहीं मानी और कब नहीं मानी? साइका ने गुस्सा होते हुए कहा। ठीक है, गलती हुई मेरे से। अब चल और जल्दी से पहले नाश्ता कर ले और फिर फ्रेश होकर बहू को थोड़ा घुमा फिरा दे। कल तू कह रहा था ना कि बहू की तबीयत कुछ गड़बड़ है, तो तू ऐसा कर कि तुम दोनों पहले माँ दुर्गा के मंदिर चले जाना, फिर कुछ देर वहाँ रुक कर घूमते फिरते शाम को अंधेरा होने से पूर्व आ जाना। माँ ये बात कहकर चली गई। माँ के जाने के बाद साइका एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो गया। उसने सोचा, कहीं आज की रात भी कल की ही तरह भयानक ना हो। फिर सोचा, यार कितना बदनसीब है तू कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन सुहागरात को ही तुझे पत्नी का सुख ना मिला। फिर अचानक उसके दिमाग में एक नई बात आई कि क्या हुआ जो उसकी सुहागरात नरक की रात बन गई। अब वो अपनी सुहागरात दिन में ही मनाएगा, उसी खेत में जहाँ पहली बार वो रूही से मिला था और उसके खूबसूरत जिस्म को देखकर पागल हो गया था। हाँ, यही ठीक रहेगा। वैसे भी माँ ने रूही के साथ मंदिर जाने को कहा है, तो बस मंदिर से लौटते समय खुले खेत में सुहागरात वाली खुली मस्ती। उसने सोचा ये आइडिया बेस्ट है। तब उसने रूही से कहा, डार्लिंग तू जल्दी से तैयार हो जा, हम दोनों को अभी मंदिर जाना है, फिर वहीं से खेत में भी चलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। और आज मैं तुझे अपनी आम की बगिया भी दिखाऊंगा। अभी आम पके तो नहीं है, पर कच्चे आम अगर खाना हो तो खूब खिलाऊंगा। कैसी बात कर रहे हो जी, खुले खेत में नई नवेली बहू से मस्ती, पागल हो गए हो क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा डार्लिंग, क्योंकि अब तो हमारे पास मस्ती करने का लाइसेंस भी है। वैसे तू चिंता ना कर, पेड़ पौधों के बीच में जब हम होंगे तो कोई हमें नहीं देख पाएगा, सूरज दादा भी नहीं। साइका ने उसके अधरों को चूमते हुए कहा। कोई 1 घंटे बाद साइका और रूही दोनों खेत में थे। वहां पहुंचते ही साइका एक पेड़ के नीचे पसर गया। रूही ने कहा, अरे यार, पहले मंदिर में देवी के दर्शन कर ले, उसके बाद जितनी चाहे मस्ती कर लेना। साइका ने कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है डियर, पर जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके कदम आगे बढ़े भी तो कैसे? और फिर न चाहते हुए भी रूही साइका के बगल में बैठ गई। साइका बहुत मुश्किल से अब तक अपने को रोक पाया था। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई दूर दूर तक ना था।
तब उसने रूही के बदन से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। रूही बोली, ये सब करके अगर माँ के दरबार में जाएंगे तो माँ नाराज हो जाएगी, इसलिए पहले माँ का आशीर्वाद ले ले, फिर मस्ती करेंगे। साइका ने कहा, डार्लिंग, जब हमारी शादी हो चुकी है तो आशीर्वाद तो हमें माँ का मिल ही चुका है, अब तो मंदिर मात्र रस्म को निभाने के लिए जाना है। ये कहकर उसने रूबी को अपनी बाहों में ले लिया और उसके इतने चुंबन लिए कि उसके कपोल सुर्ख हो गए। उफ, आपने तो हद कर दी, रूबी ने उसकी बाहों में कसमसाते हुए कहा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तू चिंता ना कर, तेरे दर्द का मेरे पास पक्का और सटीक इलाज है। अपनी शर्ट उतारते हुए उसने कहा। ओह नो यार, प्लीज, मेरे को वास्तव में बहुत तेज दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसा कैसा। तब साइका ने जेब से एक बोतल निकाली और उससे कहा, तो इस दवा को पूरा पी ले, फिर तेरे जिस्म का सारा दर्द पलक झपकते गायब हो जाएगा। ओके, लाओ जल्दी दो। और रूबी ने उसके हाथों से वो दवा की बोतल ले ली और पूरी बोतल गटागट पी गई। उफ, कितनी कड़वी है यार ये, मेरा तो पूरा मुंह कड़वा हो गया। फिर अपने बदन को सहलाते हुए अचानक उसका सर इतनी तेज घूमा कि वो गिरकर वहीं बेहोश हो गई। साइका ने देखा उसका खूबसूरत जिस्म निढाल पड़ा था, उसकी आंखें बंद थी और दवा के नाम पर शराब इतना ज्यादा उसने पी लिया था कि उसे अपना होश ही ना रहा। साइका एक बार फिर तड़प कर रह गया और चाहकर भी अपनी सुहागरात न मना सका। करीब आधे घंटे बाद उसे होश आया और तब तक उसका जोश भी ठंडा पड़ चुका था। अब उसके पास एक ही चारा था कि पहले मंदिर जाए। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मंदिर तक पहुंचते पहुंचते तो अपने पूरे होश हवास में होगी ही, और तब वहीं पर अपनी सुहागरात मना लूंगा। ये ख्याल आते ही जैसे तैसे वो मंदिर पहुंचा। वहां रूही ने माँ दुर्गा की पूजा की और माँ से दुआ मांगी कि हे माँ, हमारे परिवार में कभी किसी का अनिष्ट ना हो और जो भी हमारे सच्चे प्रेम में बाधक हो वो कभी भी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो। और जैसे ही उसने माँ से ये दुआ मांगी, अचानक मंदिर में भूचाल सा आ गया और उसके पीछे खड़ा साइका चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। साइका को जब होश आया तो उसने देखा रूही के अलावा वहां उसके मम्मी पापा तथा और भी बहुत से लोग हैं। इतने सारे लोगों को देखकर वो घबरा गया और बोला, क्या हुआ और आप सब लोग यहाँ क्यों हैं? कोई बात हो गई क्या? बेटा तू ठीक तो है ना? साइका की मम्मी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? ये कहकर वो उठने लगा पर उठ नहीं पाया। उफ, ये इतनी चोट कैसे लग गई मुझे? साइका ने परेशान होकर पूछा। आप अचानक मंदिर में चक्कर खाकर गिर गए थे, बड़ी मुश्किल से करीब 2 घंटे बाद आपको होश आया है, रूही ने कहा। 2 घंटे बाद? ये कैसे हो सकता है? तभी उसने घड़ी देखी जो 7 बजा रही थी। उफ, 2 घंटे से बेहोश हूँ। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। आश्चर्य से उसने कहा, तू ज्यादा टेंशन ना ले बेटा, पहले घर चल, थोड़ा आराम कर, फिर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, साइका की मम्मी ने कहा। और तब सभी लोग गाड़ी से अपने घर आ गए। रात के 11 बज चुके थे। घर में सब लोग भोजन करके और टीवी देखकर अपने अपने कमरे में सोने को जा चुके थे। साइका भी रूही के साथ अपने कमरे में पलंग पर लेटा था। उसके सिर में अभी भी तेज दर्द था। रूही उसके सिर को धीरे धीरे दबा रही थी। साइका की सुहागरात अब भी अधूरी थी। उसे याद आया कि खेत में उसने रूही के साथ सुहागरात का मजा लेने के उद्देश्य से उसे शराब पिला दिया था, पर शराब का नशा उस पर शायद कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और उसकी कामना अधूरी रह गई। फिर उसने मंदिर में ही रूही के साथ सुहागरात मनाने का सोचा तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। तब इस बात को वो अच्छी तरह से समझ गया कि जरूर ये सारी गड़बड़ सोनू की आत्मा ही कर रही है। तभी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। रूही अभी भी साइका के सिर को हौले हौले दबा रही थी कि अचानक उसका हाथ उसके सिर से हटकर उसके गले पर आ गया।
और वो धीरे धीरे वो उसका गला दबाने लगी। पहले तो साइका ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हल्की हल्की सी नींद की खुमारी उस पर भी चढ़ने लगी थी, लेकिन जब गले पर उसके हाथों का दबाव काफी ज्यादा हो गया तब गो गो करते हुए उसकी आंखें खुल गईं और वो जोर से चीखने को हुआ, लेकिन उसकी आवाज अंदर ही अंदर दब कर रह गई। तब रूही के मुंह से उसने सोनू की आवाज सुनी, क्यों दर्द हो रहा है ना? फिर एक झापड़ उसके गाल पर मारते हुए बोला, मेरे को मार कर मेरी रूही के साथ तो सुहागरात मनाएगा, उसके जिस्म से खेलेगा, उसके साथ ऐश करेगा? बोल, उसके साथ ऐश करेगा? नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, साइका ने घिघियाते हुए कहा। माफ कर दूं? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे माफ कर दूं? अभी तो तुझे सुहागरात मनानी है और वो भी मेरी रूही के साथ। चल कोई बात नहीं, सुहागरात का मजा मैं तुझे देता हूँ। और ये कहकर वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। ये क्या कर रहा है तू? क्यों, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा है क्या? और उसका शर्ट उतारने के बाद उसने उसका पैंट भी उतार दिया। नहीं नहीं प्लीज, मेरे को छोड़ दो, मेरे को माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो, साइका चीखा। छोड़ दूं तेरे को? पर क्यों छोड़ दूं? क्या तूने मेरे को छोड़ा था? तूने तो बिना किसी गलती के ही मेरे को मार दिया, तो मैं तेरे को कैसे छोड़ दूं? पर चल, तू भी क्या याद करेगा, ले छोड़ दिया तुझे, पर इसलिए नहीं कि मैं तुझे सुहागरात मनाने दूंगा, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी रूही को सुहागरात का सुख तो मिलना ही चाहिए। आज अगर वो दुखी है तो सिर्फ तेरे कारण, और ये तो तू भी अच्छी तरह से जानता है। मैं किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहता, तेरी मम्मी पापा को भी नहीं, क्योंकि वो भी मेरी रूही को बेहद प्यार करते हैं। मैं तो तुझे भी दुखी नहीं देख सकता मेरे यार, पर क्या करूं, मेरी जान लेकर महापाप जो तूने किया है। वैसे तो इतना कमीना होगा, पीठ पर वार करने वाला, ये तो ख्वाब में भी मैं नहीं सोच सकता था। फिर भी ये तेरी खुशकिस्मती है जो तू अब तक जिंदा है। दोस्त, अगर मैं चाहूं तो पलक झपकते तुझे मार दूं, चीर दूं तेरा सीना और तेरे रक्त से तुझको ही नहलाकर तेरा अंतिम संस्कार भी कर दूं, पर नहीं। मैं सोचता हूं कि मेरी रूही का तब क्या होगा और रूही के मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी, और उनकी भी छोड़, खुद तेरे मम्मी पापा पर क्या गुजरेगी। तो इसीलिए अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि सिर्फ तड़पाऊंगा और रूही को सुहागरात का सुख भी दूंगा, जरूर दूंगा। तू सोच रहा होगा कि कैसे, तो सुन। तुझे जिंदा रख तेरे जिस्म में प्रवेश करके रूही मजे करेगी और तू प्यासा का प्यासा ही रहेगा, तड़पेगा, छटपटाएगा। तू सब कुछ देखेगा कि किस तरह से मैं तेरे जिस्म में प्रवेश कर अपनी रूही को सुहागरात का सुख दूंगा। नहीं 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 नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। अरे यार, मैं कर चुका हूँ ऐसा। क्या भूल गया तू कि आज सुबह रूही ने तेरे से क्या कहा था? उफ, कितना दर्द हो रहा है बदन में। साइका, रूही को वो मीठा मीठा दर्द मैंने ही दिया था तेरे जिस्म में प्रवेश करके। नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा, साइका चीखा। चीख जितना चाहे चीख, पर अब यही होगा और हर रोज होगा। फिर अगले पल ही रूही नॉर्मल हो गई, जबकि साइका का शरीर बेजान हो गया। और थोड़ी देर के बाद जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा कि वो सूक्ष्म रूप से कमरे के कोने में खड़ा है और उसके सामने ही पलंग पर सोनू रूही आलिंगनबद्ध है। इस कहानी में कुछ दृश्य और वार्तालाप ऐसे हैं जिन पर विश्वास करना नामुमकिन है। ये कहानी पूरी तरह से कपोल कल्पित है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऐसी किसी भी घटना पर भरोसा न करें और सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से ही इस कहानी को पढ़ें। साइका के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कमरे के एक कोने में खड़ा था, जबकि उसकी देह पलंग पर रूही के साथ चिपकी हुई थी। तभी उसकी देह ने रूही से कहा, मेरी प्यारी रूही, क्या तू जानती है कि मैं कौन हूँ? रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अब ये भी बताना पड़ेगा मुझे कि तू कौन है? हाँ रूही, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं साइका नहीं हूँ बल्कि सोनू हूँ। मेरी प्यारी रूही, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं, और इसीलिए रोज रात में तुझसे मिलने आ जाता हूँ।
और वैसे भी मैं लगातार तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे सुख के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए। ये कैसी बात कर रहे हो सोनू? तुम तो मर चुके हो, और कहीं किसी मरे हुए इंसान की आत्मा इस तरह वापस आ सकती है? रूही ये सुनकर चकित रह गई। हाँ रूही, जब किसी इंसान की अचानक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पूर्व उसकी कोई चाहत अधूरी रहती है तो उसकी आत्मा भटकती है और अपनी चाहत को पूरा करने का प्रयास करती है, इस भूलोक में आकर, अपने प्रियजनों से मिलकर। मैं तुमको बहुत प्यार करता था रूही, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे शादी करता मेरी मौत हो गई और मेरी प्यास अधूरी रह गई। लेकिन मेरी प्यारी रूही, हमारा प्यार तो जन्म जन्मांतर का है, तभी तो मैं इस समय भी तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं ही तेरा पहला प्यार हूँ। इसलिए तेरे जिस्म पर भी सिर्फ मेरा अधिकार है, किसी और का नहीं, साइका का भी नहीं। क्या तू सच बोल रहा है कि तू ही मेरा सोनू है? हाँ यार, मैं ही सोनू हूँ, और अब मैं रोज रात को तुमसे मिलने आया करूंगा। तुम्हें खूब प्यार करूंगा, जिस्मानी सुख भी तुम्हें दूंगा और रूहानी सुख भी। ओ सोनू, तुम कितने अच्छे हो। मैं तो तुम्हारे गम में पागल ही हो गई थी, अपना होशो हवास खो बैठी थी। कितना मैंने तुमको याद किया, लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन सोनू, तुम तब क्यों नहीं आए जब तुम्हारे गम में मैं पूरी तरह से पागल हो गई थी? मेरी प्यारी रूही, हर बात का एक समय होता है। उस समय मैं तुझसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि तुझसे मिलने के लिए मुझे कोई जवान जिस्म की देह चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसी कोई देह तुम्हारे आसपास नहीं मिली जिसमें मैं प्रवेश कर सकता। लेकिन जब साइका ने तुझसे शादी कर ली, तब मुझे तुझसे मिलने का मौका मिल गया, और इस समय मैं उसी की देह में प्रवेश करके तुझसे बातें कर रहा हूँ और तुझसे देह सुख प्राप्त कर रहा हूँ। इस समय मैं भी कितना खुश हूँ और तू भी कितनी खुश है। बोल, है ना खुश? हाँ मेरे सोनू, मैं बहुत ही खुश हूँ। वैसे साइका भी बुरा नहीं है, क्योंकि साइका ने ही तेरे जाने के बाद मुझको संभाला और मुझे एक नई जिंदगी दी। आज मेरा अपना घर है, मेरे मम्मी पापा हैं, और यहाँ सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अब तो तू भी मेरे साथ है। ये कहते हुए रूही ने सोनू को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कपोलों पर चुंबन की झड़ी लगा दी। सोनू भी रूही के साथ सुहागरात के मजे ले रहा था और बहुत खुश था इस समय। उधर साइका एक कोने में दुबका पड़ा सोनू और रूही को जिस्मानी सुख के समुद्र में गोते लगाते देख रहा था, पर वो बहुत ही असहाय था इस वक्त, और किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध कर सकने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि इस समय उसका शरीर बेजान था और सिर्फ 2 अंग ही उसके सक्रिय थे, एक आंख और दूसरा कान। बाकी सभी ग्रंथियां शिथिल थी। सोनू और रूही सारी रात मजा लेते रहे और साइका उन्हें आंखें फाड़ फाड़ देखता रहा, और उसके जिस्म में चेतना तब लौटी जब सुबह के 4 बज गए, और तब स्वतः ही उसने अपने को रूही के साथ उसके बिस्तर पर पड़ा पाया, पर निढाल थका थका सा, जैसे उसके जिस्म का सारा रस निचोड़ लिया हो किसी ने। और रूही बेफिक्र गहरी नींद में थी इस समय, क्योंकि सारी रात उसने अपने सोनू के साथ जाग कर बिताई थी। बेसुध रूही की जब नींद टूटी तो दिन के 10 बज चुके थे। उसने देखा कि साइका भी गहरी नींद में था। उफ, ये क्या हो गया हमें? सिर्फ 2 दिन शादी को हुए और अब तक बिस्तर में पड़े हैं। ऐसा भी कहीं होता है क्या? रूही ने सोचा और जल्दी से मुंह हाथ धोकर सासू माँ के कमरे में चली गई और उनके चरण स्पर्श हकलाते हुए बोली, वो रात में तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने के कारण। बस रहने दे, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सुबह से 4 बार तुम्हारे कमरे का चक्कर लगा चुकी हूँ, पर तुम दोनों को सोते देखकर तुम्हें उठाना उचित नहीं समझा। पर बेटा, मुझे ये देखकर बहुत तसल्ली हुई कि साइका आराम की नींद सो रहा है, क्योंकि कल तो मैं बहुत घबरा गई थी कि अचानक क्या हो गया मेरे बेटे को। वैसे मेरी बेटी अब कैसी तबीयत है उसकी? अभी तो सो रहे हैं। ठीक है बेटा, उसे सोने दो, जब जागेगा तभी उठाना। सोते से उसे उठाना ठीक नहीं। जी माँ जी, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं, कोई काम हो तो बताएं। अरे नहीं बेटा, अभी तुम लोग आराम करो, काम तो सारे होते ही रहेंगे, नौकर चाकर सभी तो हैं। तुम दोनों बस खुश रहो, हमें तो यही चाहिए। हाँ, हर सास की ये तमन्ना जरूर होती है कि उसकी बहू की गोद में कोई बेटा या बेटी जरूर हो।
पर देखें कब ये तमन्ना पूरी होती है। बहुत जल्द ये तमन्ना पूरी होगी माँ जी, रूही ने कहा। जीती रह बेटी, तुझसे यही उम्मीद है हमें कि बस तेरी गोद में एक चांद सा टुकड़ा जल्दी से आ जाए, जिससे पूरे घर में रोशनी हो जाए। जी माँ जी, रूही ने शर्माते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम अब अपने कमरे में जाओ, मैं कुछ नाश्ता भिजवा देती हूँ, तुम भी खा लेना। अभी तो सुबह से तूने भी कुछ नहीं खाया होगा। नहीं माँ जी, मैं अभी 15 मिनट में नहा लेती हूँ, फिर पूजा करके ही कुछ खाऊंगी, तब तक ये भी उठ जाएं शायद। ठीक है बेटी, नहा धोकर पूजा पाठ कर तैयार हो जाओ, तब तक नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। रूही माँ जी के पांव छूकर अपने कमरे में आ गई। साइका अभी भी नींद में था। रूही ने जब जल्दी से स्नान किया, फिर पूजा पाठ करके वापस अपने पलंग पर आ गई और साइका के सिरहाने बैठ गई। साइका की जब नींद खुली तो अपने सामने रूही को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने सीने से लगा लिया। उफ, क्या कर रहे हो? मालूम है कितने बजे हैं? कितने बजे हैं? साइका ने पूछा। पूरे 11। अरे इतना टाइम हो गया और तुमने मेरे को जगाया भी नहीं। अच्छा, पूरी रात जब मजे लेंगे तो दिन में 11 बजे तक तो सोएंगे ही। मेरा तो अब भी बदन टूट रहा है। उफ, कितना दर्द हो रहा है, रूही ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन रूही की इन बातों को सुनकर साइका का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उसे मालूम था कि रात भर उसके साथ उसके बेड पर वो नहीं बल्कि सोनू था। वो तो बेबस होकर सारी रात बस देखता रहा और अपनी रूही को उसके प्रेमी सोनू की बाहों में। पर कैसे इस बात को वो रूही से बताए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अगर वो सच्चाई को उसे बता भी दे तो क्या रूही उसकी बात का यकीन करेगी कि रात उसके साथ साइका नहीं बल्कि सोनू था? वो सोनू जो मर चुका है और साइका वो तो अब भी प्यासा ही है। एक मन किया उसका कि अभी और इसी वक्त रूही को अपनी बाहों में लेकर उससे वो सब कुछ हासिल कर ले जिसका वो अधिकारी है। पर सोनू का ख्याल आते ही उसकी रूह कांपने लगी। उसने सोचा कि अभी तो दिन का वक्त है, इसलिए मजा तो वो ले लेगा, पर रात में क्या होगा जब सोनू की रूह उससे मिलेगी? शायद वो उसे जिंदा ही ना छोड़े। फिर भी उसने जब रूही को अपने बदन पर झुके हुए देखा तो उसके तन की ज्वाला भड़क उठी और वो उसके होठों को चूमने लगा और अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। तभी माँ जी नाश्ता लेकर आ गई। उठ गया बेटा, कैसी तबीयत है अब? चल नाश्ता कर ले। माँ, रात बहुत देर से सोया था, इसीलिए देर से उठा और सिर मेरा अभी तक भन्ना रहा है। माँ, पता नहीं कभी कभी मेरे को क्या हो जाता है। मुझे तो माँ कुछ ऐसा लगता है जैसे आजकल कोई तीसरी शक्ति मेरे दिमाग को कंट्रोल करने लगी है और तब मैं बेबस हो जाता हूँ उसके आगे। ये तीसरी शक्ति से क्या मतलब है तेरा? माँ ने आश्चर्यचकित होकर कहा। यही तो मुश्किल है माँ कि इस तीसरी शक्ति के बारे में अब कैसे बताऊं तुझे। पर ये तीसरी शक्ति सोनू की आत्मा है जो मुझे परेशान कर रही है। माँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि रूही पहले सोनू से प्यार करती थी, पर सोनू की मौत हो गई और उसका प्यार अधूरा रह गया। मैं सोनू से पहले भी मिल चुका हूँ माँ, वो बहुत अच्छा था और वो भी रूही को बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी मौत के बाद मैंने रूही से शादी कर ली क्योंकि मैं भी रूही से प्यार करने लगा था। लेकिन माँ, अब मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सोनू मेरी रूही के आसपास ही है और जब भी मैं उसे अपनी रूही के आसपास महसूस करता हूँ मेरा सिर चकराने लगता है और मेरी तबीयत खराब होने लगती है। ओह, इसका मतलब मेरे बेटे पर भूत का साया है। मैं आज ही इस बारे में किसी पंडित से या बाबा से बात करूंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन भूत का साया मुझ पर नहीं है माँ, बल्कि रूही पर है। माँ के जाने के बाद रूही ने साइका से कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो माँ जी से साइका? सोनू तो मर चुका है, वो भला तुम्हें या फिर मुझे कैसे परेशान कर सकता है? तुम नहीं जानती रूही, पर मैं जानता हूँ कि ये सोनू ही है जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वो रूह है, आत्मा है और आत्मा से एक साधारण इंसान भला कैसे लड़ सकता है, कैसे जीत सकता है? फिर वो तो मुझे नजर भी नहीं आता, जबकि मुझको वो हर पल हर घड़ी देख रहा है और उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा है। वो कहीं भी आ जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। मेरे को तो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। खैर, इन सब बातों को छोड़ो और नाश्ता करो। बाकी माँ जी ने कहा है ना कि वो किसी पंडित या बाबा से बात करेंगी। लेकिन साइका, ये सारी बातें कपोल कल्पित होती हैं, झूठ होती हैं। ये हमारे अंदर का वहम ही होता है जो भूत प्रेत बनकर हमें डराता है। अब देखो ना, हमने आज सारी रात कितना मजा लिया। बोलो, लिया ना मजा? ये कहते हुए रूही ने अपनी दोनों बाहों का हार
उसके गले में पहना दिया और उसकी बाहों से सिमट गई। साइका रूही के इस अंदाज पर फिदा हो गया और उसने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। लेकिन अंदर से वास्तव में वो बहुत परेशान था कि रूही की इन बातों का वो क्या जवाब दे, क्योंकि इस सच से वो वाकिफ नहीं है कि सारी रात जवानी का मजा उसने अपने साइका के साथ नहीं बल्कि सोनू के साथ लिया है, एक रूह के साथ। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से पाएं।